नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। गाइस, बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जिस टॉपिक को आज हम पढ़ रहे हैं वो है फिस्कल पॉलिसी। कुछ हिस्सा हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया था, बचा हुआ हिस्सा इस लेक्चर में कवर कर। तो गाइस, अभी तक हमने देखा था कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। हमने ये समझा था कि फिस्कल पॉलिसी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी होती है जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रोथ अचीव करने की कोशिश करता है ना। तो फिर हमने समझा था कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर होता क्या है, तो उसके अंदर प्राइस स्टेबिलिटी ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ये काम कैसे होता है, तो इसको करने के लिए सरकार अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनको कंट्रोल करता है। जब सरकार इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को कंट्रोल करेगी, ग्रोथ अचीव करने की कोशिश करेगी, अब उस पॉलिसी को कहोगे फिस्कल पॉलिसी। किसी भी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ अचीव करने के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी काम करती तो दूसरी फिस्कल पॉलिसी काम करती। मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी दोनों का टारगेट क्या है, ग्रोथ अचीव करना, बट दोनों के तरीके अलग अलग है। मॉनेटरी पॉलिसी जो काम करती है वो इंटरेस्ट रेट एंड आपके रिजर्व्स इनको कंट्रोल करती है, जबकि फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो भी चीजें इंप्लीमेंट की जाती है उसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन दोनों चीजों को कंट्रोल किया जाए। सो दिस इज योर फिस्कल पॉलिसी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर हम बजट को देखते हैं। वी स्टडी बजट अंडर फिस्कल पॉलिसी। बजट के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि जो बजट होता है वो आर्टिकल 112 इसकी मदद से इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाता है। साल में एक बार आपको आर्टिकल 112 के तहत बजट प्रेजेंट करना, आपको मतलब भारत सरकार को बजट प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसको कहा गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये बजट के अंदर हमने पढ़ना शुरू किया था कि बजट के अंदर दो तरीके के बजट आएंगे, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट मतलब क्या है कि यहाँ पे भारत सरकार के रेवेन्यू साइड के इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, जैसे रेवेन्यू रिसिट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिट मतलब रेवेन्यू इनकम, रिसिट मतलब क्या होता है, पैसा आना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, तो रेवेन्यू साइड में जो खर्चा हो रहा है ये हमने देखा था। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट में फिर हमने डिवीजन देखा था टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, और टैक्स रेवेन्यू के अंदर देखा था हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। तो गवर्नमेंट रिसिप्ट, तो रेवेन्यू रिसिप्ट उसके अंदर हमने देखा था कि देयर आर टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स के अंदर डायरेक्ट एंड नॉन डायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जहां पे सरकार डायरेक्टली लोगों की इनकम के ऊपर टैक्स लगाएगी, तो वो डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आएगा, जैसे आपका जीएसटी, एक्साइज एक्सेट्रा, ये सारे क्या आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ से जो भी पैसा कमाया जा रहा है वो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाएगा। व्हाट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, जो टैक्स से पैसा नहीं कमाया जा रहा है वो नॉन टैक्स है, जैसे फीस से पैसा कमाया जा रहा है, लाइसेंसेस से और पेनल्टी से पैसा कमाया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो सारा क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में रेवेन्यू रिसिप्ट को ध्यान में रखने का एक तरीका बताया था। जो भी पेमेंट रिकरिंग मोड में होती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट। भारत सरकार के लिए जो भी पैसा रिकरिंग मोड में आ रहा है, मतलब बार बार फ्रिक्वेंटली आ रहा है, वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। जो नॉन रिकरिंग है वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार नहीं आता है, जैसे भारत सरकार लोन ले रही है ना, बोरिंग। यहाँ पे ये जो बोरिंग है ये बार बार हो रही है क्या, मतलब एक ही कंट्री से बार बार एक समय के फिक्स पीरियड के बाद पैसा आ रहा है क्या, नहीं। तो बोरिंग इज कैपिटल रिसिप्ट, ये नॉन रिकरिंग मोड में आ रही है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कंपनी जब अपनी शेयर, सरकारी कंपनी जब अपनी शेयर्स बेचेंगी तब उसको कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आएगा। लोन रिकवरी, भारत ने किसी को कर्जा दिया है, वो पैसा लोन रिकवरी के अंदर वापस आएगा ना। मैं प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ओनली प्रिंसिपल नॉट इंटरेस्ट।
प्रिंसिपल अमाउंट लमसम आएगी एक बार, इंटरेस्ट फ्रिक्वेंटली आएगी ना। इसलिए भारत सरकार ने अगर किसी को कर्जा दिया है तो कर्जे के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहे हैं वो सारा का सारा इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में जाएगा। जबकि उसी कर्जे के ऊपर जो प्रिंसिपल रिसीव हो रहा है वो प्रिंसिपल रिसीव हो रहा है, मतलब लोन रिकवरी हो रही है, वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आएगी। मैंने आपको समझाया था कि डेट ट्रैप क्या होता है। तो डेट ट्रैप मतलब क्या है कि जब कर्जे चुकाने के लिए कर्जे लिए जाते हैं तब आप और गहरे कर्जे के गड्ढे में गिर जाते हो। मतलब मान लो आपके पास 100 करोड़ का कर्जा है, आपके पास इतना भी इनकम सोर्स नहीं है कि आप इसकी ईएमआई पे कर सको, तो आपने क्या किया, और 100 करोड़ के कर्जे ले लिए। इस 100 करोड़ के कर्जे से आपने पुराने वाले कर्जे बिल्ड पे किए, लेकिन इससे क्या हो गया, आपकी लायबिलिटी और बढ़ गई, मतलब और आप कर्जे में गिर गए। इस सिचुएशन को कहते हैं डेट ट्रैप। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये चार्ट समझाया था। आगे बढ़ते हैं। सो आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। व्हाट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? सरकारी खर्चे मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इनकम की तरह ये भी रेवेन्यू एंड कैपिटल दो हेड्स में बांटे जाएंगे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फंडामेंटल सेम है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि जो रिकरिंग मोड में हो रहे हैं। व्हाट इज रिकरिंग? जो बार बार हो रहा है, जैसे सैलरी। भारत सरकार किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रही, तो हर महीने सैलरी दे रही है, तो वो रिकरिंग मोड में पेमेंट हो रही है। जब भारत सरकार ये पेमेंट कर रही है तब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पेंशन, ये भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। तो ये आपका रेवेन्यू साइड में आएगा। आपका जो पेमेंट रिकरिंग मोड में हो रही है वो सारी क्या है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा इसका फीचर क्या है, दे डू नॉट जनरेट एनी एसेट, नो एसेट जनरेशन। ऐसा क्यों कहा हमने? क्योंकि जब भारत सरकार किसी को सैलरी दे रही है, किसी को पेंशन दे रही है, तब वहां पे एसेट्स जनरेट नहीं हो रहे। यस, भारत सरकार ने उनसे कुछ सर्विसेज लिए, सर्विसेज के बदले में एक्सपेंडिचर हो रहा है। टेक अनदर एग्जांपल, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मेंटेनेंस के ऊपर भी रेगुलरली भारत सरकार को पैसा पे करना है ना साइकिल में, तो वो रिकरिंग पेमेंट है। वो भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि मेंटेनेंस करने से कोई नया एसेट नहीं बन रहा है। सो दैट्स व्हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिकरिंग एक्सपेंडिचर एंड दे डू नॉट जनरेट एनी एसेट। आप ऐसे किसी भी खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हो। तो बस आपको किसी भी खर्चे को इन दो पैरामीटर पे चेक करना है। जैसे शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस यूज इन करंट पीरियड टिपिकली विद इन 1 ईयर। तो भारत सरकार के जो भी शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस है वो सारे इसके अंदर आएंगे, जो एक साल के लिए पे किए जा रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू मीट द ऑनगोइंग ऑपरेशनल कॉस्ट। तो ये ऑपरेशनल कॉस्ट को कंसीडर करेंगे यहाँ पे सारी। जैसे मैंने कहा मेंटेनेंस कॉस्ट, अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना मैंने, मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस इज योर ऑपरेशनल कॉस्ट, तो वो भी उसके अंदर आएगी ऑफ गवर्नमेंट, एंड दस इसेंशियली सेम एज द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओपेक्स। उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं हम, ओपेक्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कवर करेंगे। ऑर्डिनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, दे आर रिकरिंग एक्सपेंसेस in contrast to the one of nature of most capital expenditure। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकरिंग नहीं होते, लेकिन ये रिकरिंग हो जाते हैं। एग्जांपल, सैलरीज, वेजेस, यूटिलिटीज, रेंट्स, प्रॉपर्टी टैक्सेस, गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑन गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। इस तरह की ये सारी चीजें क्या है, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट इज अ रिकरिंग एक्सपेंडिचर। इसके अंदर और कौन सी चीज आएंगे, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स। मेरे पास एक चार्ट है जो लास्ट में आपको दिखाऊंगा, उस चार्ट के अंदर वो सारी चीजें दिखाई देगी। तो इंटरेस्ट पेमेंट, भारत सरकार जो भी कर्जे ले रही है उन कर्जों के ऊपर एक इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। वो जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो रिकरिंग मोड में दिया जा रहा है, बार बार दिया जा रहा है ना। हाँ, जब वो इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है तो रिकरिंग मोड में हो रहा है, और उस इंटरेस्ट देने से कोई नए एसेट नहीं जनरेट हो रहे। इसीलिए भारत सरकार जो भी इंटरेस्ट दे रही है वो सारे के सारे इंटरेस्ट किसके अंदर आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे, सारे इंटरेस्ट। तो भारत सरकार जो भी इंटरेस्ट दे रही है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। उसके अलावा डिफेंस एक्सपेंसेस। अब डिफेंस एक्सपेंसेस मतलब क्या है कि
जैसे युद्ध का खर्चा, हाँ, या फिर आप सोल्जर्स को मूव कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे, उसका खर्चा, है ना। तो ये सारे क्या है, डिफेंस एक्सपेंसेस। सोल्जर्स की सैलरी है वहां पे, उनके लिए जो भी एम्युनिशन है, वो सारे क्या है, डिफेंस एक्सपेंसेस। अब डिफेंस एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ रहे हैं, क्यों? एक तो ये फ्रिक्वेंटली करने हैं आपको पेमेंट, दूसरा दे डू नॉट जनरेट एनी एसेट्स, नो एसेट जनरेशन। गाइज यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सारे डिफेंस एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आएंगे। कुछ डिफेंस एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे, जो एसेट जनरेट करते हैं। जो क्या जनरेट करते हैं? एसेट। जैसे R&D के ऊपर खर्चा करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब भारत सरकार DRDO के ऊपर खर्चा करेंगी, DRDO। तब DRDO ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक मिसाइल बनाई, ब्रह्मोस मिसाइल बनाई। तो ब्रह्मोस मिसाइल को भारत सरकार बेच रहे हैं ना, अभी फिलीपाइंस के साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तब ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने के बाद पैसा आ रहा है, मतलब ब्रह्मोस मिसाइल ने, सॉरी, DRDO ने ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर जो भी खर्चा किया है वो डिफेंस एक्सपेंसेस नहीं है, वो R&D के ऊपर है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इस तरीके से आप डिफेंस के अंदर डिफेंस कैपिटल डेवलपमेंट में जो खर्चा हो रहा है उसको यहां से एलिमिनेट कर सकते हो। सैलरीज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वो भी इसके अंदर आएंगी, एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। उसके अलावा और भी है, वो सारी चीजें मैं आपको चार्ट में बताऊंगा। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट इन कैपिटल, तो इट्स इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? इन्वेस्टमेंट। पहला वर्ड याद रखना। बाय द गवर्नमेंट इन कैपिटल टू मेंटेन और एक्सपांड इट्स बिजनेस और जनरेट एडिशनल रेवेन्यू। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिससे सरकार के पास और पैसा आएगा, मतलब यहां से सरकार कमा रही है। तो भारत सरकार ने ऐसा कोई भी खर्चा किया, एक्सपेंडिचर, जहां से एसेट जनरेट हो गए, और एसेट जनरेट होने के बाद भारत सरकार इनकम कमा रही है, तब आप उस खर्चे को कहोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे सड़कें बनाना, ब्रिजेस बनाना, स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, यहां से भारत सरकार पैसे कमा सकती है, तो दीज आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, बाइंग फिक्स्ड एसेट्स विच आर फिजिकल एसेट्स सच एज इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स खरीदना भी क्या है? कैपिटल एसेट के अंदर आएंगे। जैसे भारत सरकार ने गाड़ी खरीद ली, तो गाड़ी भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट है। एज अ रिजल्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर टिपिकली फॉर लॉन्गर अमाउंट्स देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको हमने कहा ऑपेक्स, ऑपेक्स कहा था ना हमने, ऑपरेशनल कॉस्ट। और ऑपरेशनल कॉस्ट कैसी होती है? शॉर्ट पीरियड की, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे है? लॉन्ग पीरियड की। यहाँ पे लिखा है लार्जर अमाउंट्स और लार्जर पीरियड के लिए होती है। तो ये लार्जर पीरियड के लिए होती है और ह्यूज अमाउंट्स में इन्वेस्ट की जाती है, तो ये इन्वेस्टमेंट एक तरीके से। एग्जांपल, परचेस ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, परचेस ऑफ बिजनेसेस, फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर कौन सी चीज आ रही है? लोन देना, लोन रिपेमेंट करना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ रहा है। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर दो तरीके के, मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक है उसके। पहला तो ये नॉन रिकरिंग मोड में होते हैं, और दूसरा वो कैपिटल, सॉरी, वो एसेट जनरेशन करते हैं, दे जनरेट एसेट, और वो नॉन रिकरिंग मोड में। जैसे भारत सरकार अपने पुराने कर्जे वापस कर रही है, वहां पे इंटरेस्ट की बात नहीं करूंगा मैं, इंटरेस्ट को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कवर किया, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में कवर करेंगे, क्योंकि वो नॉन रिकरिंग मोड में हो रही है, बार बार नहीं पेमेंट कर रही, एक ही बार में पेमेंट हो रही है उसकी, तो वो नॉन रिकरिंग मोड में हो रही है। ओके। देन लोन टू द पब्लिक एंटरप्राइजेस, जब भारत सरकार किसी को कर्ज देगी, लोन्स दे रही है, तो लोन आर एसेट, लोन्स क्या है? वो एसेट है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा है वहां पे। सो दिस इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अंडरस्टूड? यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है आपके लिए। इस चार्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि कौन सी चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साइड में आ रही है और कौन सी चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर के साइड में आ रही है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे एक स्लाइड भी याद रखी तब भी हो जाएगा, लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो है जो रिकरिंग मोड में होते हैं एंड एसेट जनरेट नहीं करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो नॉन रिकरिंग मोड में होते हैं और दे कैन जनरेट एसेट।
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर पहली चीज आ रही है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ये देखिए हमने लास्ट स्लाइड में कि हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेमेंट ऑन सैलरीज एंड पेंशंस, तो सैलरीज और पेंशन के ऊपर जो भी खर्चा है वो इसके अंदर आएगा। ग्रांट और सब्सिडी देना, तो भारत सरकार जितनी भी ग्रांट्स दे रहे हैं, जितनी भी सब्सिडीज ऑफर की जा रही है, वो किसका आ रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। तो भारत सरकार ने मान लो पेट्रोलियम सब्सिडी दी है, जैसे कि आपके एलपीजी के ऊपर मिले थे, है ना, अभी के लिए बंद कर दी भारत सरकार ने, लेकिन एलपीजी के ऊपर जो भी सब पैसा भारत सरकार दे रहा था, पहले आपको 600 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था ना, आजकल वो 1100 रुपए में मिल रहा है। तो ये क्यों, क्योंकि भारत सरकार ने सब्सिडी देना बंद किया। तो जब भारत सरकार सब्सिडी दे रही थी, तब वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, जहां पे फ्री कॉस्ट खाना मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिलता है, तो वो क्या है, सब्सिडी पे कर रही भारत सरकार। ग्रांट्स, भारत सरकार जो है ना ग्रांट्स देती रहती है, जैसे सॉरी आज गला खुश कर आगे, तो थोड़ी सी आवाज खराब आ सकती है, जस्ट बियर विथ माय वॉइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, तो भारत सरकार ग्रांट्स दे रही है। भारत सरकार जो भी ग्रांट्स देती है वो दो तरीके की ग्रांट्स आती है आपकी, एक तो है स्टैट्यूटरी ग्रांट, दूसरी है डिस्क्रिशनरी ग्रांट। व्हाट इज स्टैट्यूटरी ग्रांट? ग्रांट क्या होता है, जब भारत सरकार किसी भी राज्य को पैसे की मदद करता है और वो बिना लायबिलिटी की करता है, तब उसको ग्रांट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए किसी राज्य को दे दिए और ये कहा कि ये कर्जा नहीं है, तो वो क्या है, ग्रांट है, क्योंकि ग्रांट का पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो भारत सरकार ये सारा पैसा मदद के तौर पे दे रही। जनरली भारत सरकार इनकम गैप को फिल करने के लिए ये पैसा देती है वहां पे ना, एक्स्ट्रा पैसा। जैसे अभी जीएसटी अप्लाई हुआ, जब जीएसटी अप्लाई किया गया 2017 में, तब उसके बाद ये हुआ कि कुछ राज्यों का नुकसान हो रहा है। जीएसटी लगाने के बाद उन राज्यों का इनकम कम हो गया, रेवेन्यू इनकम कम हो गया वहां पे। तो भारत सरकार ने कहा कि जीएसटी के पहले आपका जितना इनकम है मान लेते हैं एक्स, और अभी के लिए जो भी आपका इनकम है मान लेते हैं वाई। तो इनकम कम हो गया ना, अभी के लिए वाई कम हो गया आपका, तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है जेड। भारत सरकार कह रही कि ये जेड जो है मैं ग्रांट के तौर पे आपको दे दूंगा। जैसे महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य नुकसान में जा रहा था 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए भारत सरकार ने कहा कि वहां पे ग्रांट दे दी, सो ग्रांट्स। या फिर टेक अनदर एग्जांपल, कि भारत सरकार जब ग्रांट दे रही है, तब कोई स्कीम होगी, जैसे ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सेंट्रली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब भारत सरकार यहाँ पे पैसा पे कर रही है। तो भारत सरकार राज्य को ये पैसा देगी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, यहाँ पे ग्रांट्स मिलेगी भारत सरकार की तरफ से राज्यों को सड़कें बनाने के लिए। तो ये ग्रांट्स है, दो तरीके की ग्रांट्स है, स्टैट्यूटरी और डिस्क्रिशनरी। स्टैट्यूटरी ग्रांट मतलब क्या, कि ये ग्रांट कितनी मिलेगी ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेंगे, फाइनेंस कमीशन, कि इसके अंदर स्टैट्यूटरी ग्रांट्स कितनी मिलनी चाहिए। केंद्र के द्वारा राज्यों को जो स्टैट्यूटरी ग्रांट दे रही है, उसका जो फ्लो है वो फाइनेंस कमीशन द्वारा डिसाइड किया जाएगा। जबकि डिस्क्रिशनरी ग्रांट ये भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद डिसाइड करेंगे, फाइनेंस कमीशन नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्क्रिशनरी ग्रांट जिसको चाहे वैसे दे सकता है। अगर भारत सरकार ने मान लिया सारा पैसा एक ही राज्य को दे दिया, तो बाकी राज्य वहां पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, क्योंकि वो सरकार का डिस्क्रिशन है किसको पैसा देना है किसको नहीं देना है ग्रांट्स के लिए। तो ग्रांट दो तरीके की मिल रही है। तो ये जो ग्रांट है ना, ये ग्रांट आपका आ रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज के ऊपर। अब यहाँ पे जो भी वो हम ऑपेक्स की बात कर रहे हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपेक्स, जो भी भारत सरकार एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज में खर्चा कर रहा है वो ऑपेक्स। डिफेंस सर्विसेज अगेन ऑपेक्स, ऑपरेशनल कॉस्ट।
तो ये एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, डिफेंस सर्विसेज के ऊपर जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो यहाँ पे कवर की जा रही है। तो ये ऑल क्या है, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग मोड की होती है और उसमें एसेट जनरेशन हो सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे भारत सरकार ने ब्रिजेस बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, रोड्स बनाए, रेलवेज बना दिए, वाटरवेज बना दिए, एयरपोर्ट बना दिए, तो ये सारे खर्चे क्या है आपके? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, देन परचेस ऑफ लैंड एंड मशीनरी, ये क्या है भारत सरकार के लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तो भारत सरकार ने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोन टू द स्टेट्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट, मतलब भारत सरकार जो भी कर्जे दे रही है वो सारे कर्जे किसके अंदर आ रहे हैं? आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेमेंट ऑफ लोन, मतलब भारत सरकार जो भी अपना पुराना कर्जा प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर रही है, वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से गाइस कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है आपका, जहां पे भारत सरकार अलग अलग तरीके से एसेट जनरेशन करवाएंगी। यहाँ पे सारी चीजें एसेट जनरेशन नहीं कर रही। जैसे भारत सरकार ने जो रिपेमेंट ऑफ लोन किया है तो वहां पे भारत ने पुरानी लायबिलिटी को सेटिस्फाई किया है, यहाँ पे एसेट जनरेशन नहीं हुआ। आप कह सकते हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर लायबिलिटीज नहीं बन रही है भारत सरकार की। तो ये नॉन डेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैसा है? नॉन डेट कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत सरकार की। तो आप लोग गाइस यहां से एक बात क्लियरली समझ सकते हो, जब हम भारत सरकार के खर्चे की बात कर रहे हैं तो हमने दो तरीके के खर्चे देखे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कह सकते हो कि दोनों में से सबसे अच्छा कौन सा है? ऑफ कोर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसेट जनरेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एसेट जनरेशन। और एसेट क्या करवाएगा? भारत को इनकम दिलवाएगा, और इससे क्या बढ़ेगी? ग्रोथ। इससे क्या बढ़ेगी? ग्रोथ। जैसे भारत सरकार ने शेयर्स खरीद लिए, कंपनी अच्छा काम करेगी तो भारत सरकार की इनकम बढ़ेगी। भारत सरकार ने रास्ते बनाए, ब्रिजेस बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, इससे क्या होगा? लोगों को और ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिलेगी और लोग बिजनेस ज्यादा करना शुरू कर देंगे। इसलिए हम देखते हैं कि जहां जहां पे भी सड़कें बनी है, जहां भी ब्रिजेस, बिल्डिंग्स बने हैं, वहां पे ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा हुआ है और उसके कारण बिजनेस एक्टिविटी बढ़ गई है। अगर भारत सरकार अच्छी अच्छी लैंड मशीनरीज परचेज करेगा, इससे क्या होगा? इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उससे भारत सरकार की ग्रोथ, भारत की ग्रोथ होगी। भारत जो भी कर्जे दे रहा है, कर्जों के ऊपर भारत को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। तो भारत के पास पैसा आ रहा है ना? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जितना कम रखे उतना अच्छा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को जितना बढ़ाएंगे उतना अच्छा है। ये जो गवर्नमेंट है फिलहाल के लिए, ये एक स्लोगन पे काम करती है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मिनिमम गवर्नमेंट मतलब क्या है? कि यहाँ पे जो है ना, लोगों की इफिशियंसी बढ़ाओ, लोगों को नहीं बढ़ाओ। मतलब आप पहले 10 क्लर्क से काम कर रहे थे, है ना? अब 10 क्लर्क की जरूरत नहीं है, 5 ही क्लर्क अपॉइंट करो और 5 क्लर्क को अच्छे कंप्यूटर दे दो, पीसी। अब पीसी के आधार पे ये क्लर्क जो है ना अच्छा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया? गवर्नेंस बढ़ा दिया, इफिशियंसी बढ़ाई, लेकिन लोगों को मतलब जॉब क्रिएशन कम किया वहां पे सरकार ने। इसको कहो गया मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये इकोनॉमी के अंदर एक इफिशियंसी लाएंगे, मतलब कम से कम लोगों में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना? इससे क्या होगा? भारत सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। यहाँ पे जब पैसा बचेगा तब भारत सरकार वो पैसा यहाँ पे खर्चा करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और इससे भारत की ग्रोथ होगी। तो ऐसा नहीं कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। पहले 10 क्लर्क को अपॉइंट किया था, 5 क्लर्क ना, इतना छोटी सोच रख के हम इकोनॉमिक्स को नहीं समझ सकते। जब यहाँ पे 5 लोगों के सहारे से काम किया जा रहा है तो सरकार ने 5 लोगों के ऊपर जो खर्चा होने वाला सैलरी पेंशन का खर्चा था वो बचाया, उससे सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया।
और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से इन 5 लोगों को दूसरी जगह पे एक प्रोडक्टिव जॉब मिली, है ना। यहाँ पे ये जो 5 लोग हैं ये बर्डन की तरह काम कर रहे थे, तो भारत सरकार ने क्या किया, इनको प्रोडक्टिव काम दे दिया, इनके लिए दूसरे एमिनिटीज ओपन करके दिए, है ना। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है। शॉर्ट टर्म के लिए लोग इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज कैसी है, सस्टेनेबल है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आप देखोगे कि भारत सरकार वहां पे क्या करेंगी, जॉब्स कम करने की, हर जगह पे जॉब्स कम नहीं करेंगे ना। जहां पे जॉब कम करने की जरूरत नहीं वहां पे जॉब कम नहीं की जाएगी, उल्टा वहां पे बढ़ाई जाएगी ना। लेकिन जहां पे कम कर सकते वहां पे कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर भारत सरकार को पता है कि एक जेसीबी खरीदने से वो ज्यादा काम कर सकती है ना। जेसीबी एक मशीन होता है जिसकी मदद से आप गड्ढे वगैरह कर सकते हो, ट्रेंचेस क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो भारत सरकार को सड़क बनानी वगैरह वगैरह ऐसी जगह पे काम में आता है। आप चाहे तो एक जेसीबी खरीद लो या फिर 10 लोगों को आप एम्प्लॉय कर दो, दोनों चीजें चलेगी, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब 10 लोग काम करेंगे तो समय और पैसा ज्यादा लगेगा, जेसीबी काम करेगा तो समय भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा वहां पे। तो भारत सरकार का समय और पैसा दोनों बच रहा है ना। तब आप ये नहीं कह सकते कि उसके कारण 10 लोग बेरोजगार हो गए, नहीं। क्योंकि जब ये जेसीबी यूज हो रहा है तब जेसीबी बनाने वाली इंडस्ट्री के अंदर जॉब रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी ना, क्योंकि अब भारत सरकार जेसीबी ज्यादा परचेस करेगा, तो जेसीबी बनाने भी पड़ेंगे ना, उनका मेंटेनेंस भी आएगा। तो ये जो 10 लोग है ना, तो ये 10 लोग अलग इंडस्ट्री में अब्जॉर्ब किए जाएंगे, इनको दूसरी इंडस्ट्री में काम मिल जाएगा वहां पे, है ना। तो इस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट को कम नहीं कर रहे वहां पे, बस एम्प्लॉयमेंट को इफिशियंट तरीके से यूज कर रहे हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए वहां पे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करने के लिए सरकारें करती क्या है, तो सरकारें अलग अलग तरीके के फंडे यूज करती है। जैसे सरकारी एम्प्लॉयमेंट कम करना, तो इससे सैलरीज कम देनी पड़ेगी, पेंशन कम देनी पड़ेगी। भारत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया था 2004 में, अभी के लिए न्यू पेंशन स्कीम चालू है। तो बहुत सारे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम का, दे आर सेइंग दैट शिफ्ट टू ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर भारत सरकार का खर्चा ज्यादा था ना। अब ये खर्चा कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे देश को ज्यादा फायदा नहीं है। तो भारत सरकार ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करें ताकि यहाँ पे कुछ पैसा बच जाए और वो पैसा यहाँ पे खर्चा कर सके, पेंशन, है ना। तो भारत सरकार पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके न्यू पेंशन स्कीम ला रहा है, जहां पे भारत सरकार की यहाँ पे सेविंग्स होगी पेंशन के कैटेगरी में। ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, है ना। अब भारत सरकार सब्सिडीज काफी देता है। सब्सिडीज क्यों देता है भारत सरकार, तो भारत सरकार को सब्सिडी देने के लिए कुछ कारण है। जैसे किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, प्रमोशन, है ना, उसके लिए, या फिर इनइक्वालिटी को कम करने के लिए। किसके लिए, इनइक्वालिटी को कम करने के लिए। तो भारत सरकार अलग अलग कारणों से सब्सिडीज दे रहे हैं वहां पे। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आपको सब्सिडी मिलती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जाओगे ना तो आपको वहां पे सब्सिडी मिलेगी। क्यों, क्योंकि भारत सरकार इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इको फ्रेंडली है, इससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम होगा और ये कल की टेक्नोलॉजी है। जब तक के इस टेक्नोलॉजी को बायर नहीं मिलेंगे तब तक कि इसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो इन चीजों को सस्ता करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है। अगर मान लो आप 1.5 लाख की ईवी है आपकी, और भारत सरकार ने कहा कि मैं 50,000 रुपए सब्सिडी देने की इच्छा रखते हैं, तब आपको वो गाड़ी 1 लाख रुपए में मिलेगी। आप क्या बोलोगे, 1 लाख रुपए में आपको न्यू गाड़ी मिल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप खरीद लोगे, क्योंकि आपका पेट्रोल का भी पैसा बचेगा आगे जाके, तो वो चीजें बेनिफिट में, है ना। तो इसीलिए सब्सिडी देने के बाद आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती हो गई तो आपने खरीद लिया। पेट्रोलियम सब्सिडी मिलती थी, तो सिलेंडर को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार पेट्रोलियम सब्सिडी देता था वहां पे। देन इनइक्वालिटी की बात करेंगे, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस के थ्रू भारत सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट खाना देती है, फ्री खाना देती है ना। क्योंकि गरीब लोग है ना, गरीब लोगों के खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे, तो उसके कारण गरीब लोग और गरीबी में जाएंगे। तो उनके खर्चे कम करने के लिए भारत सरकार कहती है कि उनके पैसे सरकार दे देगी और लोग फ्री में खाना लेंगे। तो भारत सरकार ने वहां पे इनइक्वालिटी कम करने के लिए लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना दिया है। तो सब्सिडी, वो सब्सिडाइज फूड है, जो पीडीएस में मिल रहा है वो क्या है, सब्सिडाइज फूड।
तो सब्सिडी इसलिए दी जाती है, ग्रांट्स की जाती है भारत सरकार की। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अंडरस्टूड। तो भारत सरकार कोशिश करेंगे कि अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करे और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से ग्रोथ हो जाएगी, भारत में क्या बढ़ेंगी, ग्रोथ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो भारत की ग्रोथ कम हो जाएगी। ओके। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेफिसिट। अभी तक हमने एक्सपेंडिचर एंड इनकम दो चीजों को पढ़ा, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, इनकम यानी कमाई। तो डेफिसिट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस। इट्स एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। एक कहावत है हिंदी की, आमदनी 98, खर्चा रुपया, है ना। तो इनकम 98, खर्चा कितना है, रुपए का। तो दोनों का डेफिसिट कितना निकला, 98 का, 50 पैसे। करेक्ट। कहावत को अगर देखेंगे हम तो वो जो 50 पैसा है वो क्या है, डेफिसिट। ये हो गई आपकी इनकम, सॉरी ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर, और ये हो गया आपकी इनकम। और दोनों के बीच में ये जो गैप है इसको आपने कहा डेफिसिट। एक्सपेंडिचर एंड इनकम, दोनों के बीच में गैप क्या है, डेफिसिट, टूट, है ना। व्हाट इज दिस डेफिसिट दो, कि ये एक्सपेंडिचर माइनस इनकम दोनों का डिफरेंस है ना। ये डेफिसिट इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेफिसिट बताता है देश की इकोनॉमिक हालत कैसी। अगर डेफिसिट ज्यादा है मतलब अब हमारे खर्चे ज्यादा है, कमाई कम है। हम सब जानते हैं कि अगर किसी पर्सन के खर्चे ज्यादा है और उसके पास कमाई नहीं है, तो मतलब आगे जाके वो डूबेगा, वहां पे कर्ज के बोझ के तले वो क्या क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो इसलिए हम सबको पता है कि डेफिसिट ज्यादा होने से किसी भी इकोनॉमी का कितना बड़ा लॉस हो सकता है, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है ना। तो इसलिए इस डेफिसिट को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ये डेफिसिट हम अलग अलग तरीकों से पढ़ते हैं। जैसे एक तरीका है रेवेन्यू डेफिसिट, एक तरीका क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट। It refers to the excess of total revenue expenditure of the government over a total revenue receipt. Receipt यानी कमाई। रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट, है ना, सिंपल है। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, तो ये होगा आपका रेवेन्यू डेफिसिट। तो यहाँ पे हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट को कंसीडर नहीं किया है, हमने बस ये रेवेन्यू साइड में देखा है। तो रेवेन्यू साइड में टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, टोटल रिसीट कितनी हो रही है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये रेवेन्यू डेफिसिट होना नहीं चाहिए, ये रेवेन्यू सरप्लस होना चाहिए। ये रेवेन्यू सरप्लस में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है ना, वो बिना काम का होता है। बिना काम का इन द सेंस उसके लिए कोई एसेट नहीं जनरेट हो रहे। जब भारत सरकार रेवेन्यू डेफिसिट जनरेट कर रहा है, मतलब भारत सरकार बोरो करेगा, लेकिन कर्जे किसके लिए लिए जा रहे हैं, एसेट जनरेशन के लिए तो नहीं। कर्जे किसके लिए जा रहे हैं, ओपेक्स के लिए, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर एसेट जनरेशन नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे जो कर्जे लिए जा रहे हैं ना, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए लिए जा रहे हैं, वहां पे आप खर्चे करने के लिए कर्जे ले रहे हो। तो ये होता है रेवेन्यू डेफिसिट। ओके। तो रेवेन्यू सरप्लस में होना चाहिए, लेकिन इंडिया में रेवेन्यू डेफिसिट में होता है। नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, तो भारत सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। सो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम इज योर फिस्कल डेफिसिट। अब टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर दो एक्सपेंडिचर आ गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल इनकम के अंदर दो चीजें आ गई, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। तो भारत सरकार का टोटल खर्चा मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। भारत सरकार का टोटल इनकम मतलब रेवेन्यू इनकम प्लस कैपिटल इनकम।
ये दोनों को अगर डिफरेंस निकालो तो आपको मिलेगा पूरे बजट का फिस्कल डेफिसिट। इसको बजटरी डेफिसिट भी कहा जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट इज डिफाइंड एज excess of total expenditure over total receipt excluding borrowing during the fiscal year। इसके अंदर आप कर्जे ले रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं, आप कर्जों को एक्सक्लूड कर रहे हो। वहां जो भी आप कर्जे ले रहे हो ना, उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करोगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूडिंग बोरिंग ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो यहाँ पे कैसे होगा? टोटल डेफिसिट को देखा तो अब इसके अंदर दोनों चीजें आएगी आपकी। ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर, ये हो गया आपकी इनकम। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों चीजें आएगी। और यहाँ पे कैपिटल इन और कैपिटल रिसिट एंड रेवेन्यू रिसिट दोनों चीजें आएगी। अब इन दोनों के बीच में ये क्या है? ये हो गया आपका डेफिसिट। ये क्या हो गया आपका डेफिसिट। अब इस डेफिसिट को फिलअप करना पड़ेगा ना। सी, यहाँ पे अगर भारत सरकार ने डेफिसिट जनरेट किया है, मतलब भारत सरकार को खर्चे यहां तक करने हैं। मान लो ये अमाउंट है 1000 रुपए और ये इनकम है, ये है 500 रुपए। तो भारत सरकार के पास 500 रुपए है, लेकिन भारत सरकार को टोटल खरीदी करनी है 1000 रुपए की, एक्सपेंडिचर करना है 1000 रुपए। तो भारत सरकार के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा वाला 500 रुपए के ऊपर जो भी खर्चा है इसको भूल जाए, इसको भूल जाए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शायद से एक्सपेंडिचर इसेंशियल कमोडिटीज होंगे, जैसे फ्यूल, क्रूड ऑयल हो गया ना भारत सरकार का, जैसे मेडिसिन, दवाइयां और न्यूक्लियर फ्यूल, यूरेनियम, ये सारी चीजें हो सकती है वहां पे। तो उनको तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि ये जो डेफिसिट है ना, इसको फिल कर दे, मतलब ये पैसा अरेंज करे। पैसा मतलब 500 रुपए चाहिए ना, कितना चाहिए? 500 रुपए। तो ये 500 रुपए अरेंज करेंगे, तब उसको कहेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग। और जनरली ये डेफिसिट फाइनेंसिंग बोरिंग से होती है। जनरली कहां से होती है? बोरिंग, कर्जे लेने से। बोरिंग इज नॉट द ओनली ऑप्शन, बट ज्यादातर बोरिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। तब भारत सरकार यहाँ पे कर्जे ले सकती है। जब भारत सरकार ने 500 रुपए के कर्जे ले लिया, बोरिंग कितने की? 500 की। तो भारत सरकार की कमाई 500 और कर्जे कितने? 500। तो भारत सरकार की टोटल अगर आप देखोगे तब कितना हो जाएगा? 1000 रुपए की इनकम हो जाएगी, है ना। 500 रुपए खुद कमाए और 500 रुपए कहां से आए? कर्जे लेके उन्होंने लिए कैपिटल रिसिट के अंदर, है ना। तब ये क्या बन गया आपका? टोटल कैपिटल रिसिट। ये क्या बन गया आपका? टोटल कैपिटल रिसिट। तब खर्चा और इनकम दोनों बैलेंस हो गए। अब बजट हमारा पूरा हो गया। लेकिन हम बजट के अंदर डेफिसिट किसको कहेंगे फिर? ये जो 500 रुपए हमने बोरो किए ना, इसको निग्लेक्ट कर दो। तब भारत का टोटल खर्चा और टोटल इनकम दोनों का गैप है, ये आता है आपका डेफिसिट। So this is your fiscal deficit. Fiscal deficit indicate additional number of financial resources needed to meet the government expenditure। ये जो मैंने बताया था ना, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर, इतने पैसे की जरूरत है। ये एडिशनल नंबर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नीडेड टू मीट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इट इज अ इंडिकेटर ऑफ इंक्रीज इन फ्यूचर लायबिलिटीज। क्योंकि अगर फिस्कल डेफिसिट है, मान लो 500 रुपए की इनकम है, 1000 रुपए के खर्चा है, तो भारत सरकार 500 रुपए की बोरोइंग करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बोरो 500 रुपीज फ्रॉम द अदर सोर्सेज एंड यूज इन द बजट। तब ये जो 500 रुपए हम लोगों ने बाहर से मंगवाए हैं इन द नेम ऑफ लोन, बोरोइंग, वो क्या लायबिलिटी है, ये कर्जा वापस देना पड़ेगा हमको कल जाके। इसलिए हम कहेंगे कि भारत सरकार अगर फिस्कल डेफिसिट जनरेट कर रहा है, तब भारत सरकार लायबिलिटीज बना रहा है, क्योंकि ये पैसा कर्जा लेना पड़ेगा हमको। सो दे आर इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर लायबिलिटी, है ना। इसलिए मैंने कहा
कि अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है तो देश के खतरे ज्यादा है, देश के सामने प्रॉब्लम्स ज्यादा है, क्योंकि भारत के सामने लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ना, बोरोइंग ज्यादा हो जाएगी। इसलिए दे आर इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट्स। कर्ज लिए तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंड लोन रिपेमेंट। The government has to pay back the borrowed amount with interest in future. Consequently, the government has to either borrow more from the people or tax people more in future to pay interest of loan amount. अब ये 500 रुपए का जो कर्जा लिया है इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे, तो इसके लिए दो रास्ते हैं। एक तो और ज्यादा कर्जा ले लो, मतलब अदर बोरोइंग, इसको हमने कहा था डेट ट्रैप, इसको हमने क्या समझा था, डेट ट्रैप। या फिर टैक्स बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाने से और प्रॉब्लम हो जाएगी, देश के अंदर लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा खर्चा करने के लिए, मतलब और ग्रोथ के अंदर नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएगी। इसलिए ये कहा जाता है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो देश की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो फिस्कल डेफिसिट और ग्रोथ के बीच में इनवर्स रिलेशन है, और ग्रोथ इनके बीच में कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है। जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तब ग्रोथ घट जाएगी। अंडरस्टूड? अब समझते प्राइमरी डेफिसिट क्या है। जब प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं तो सिंपल है। अब हमने एक बात समझी थी कि जब फिस्कल डेफिसिट है मतलब भारत सरकार वो कर्जा ले रहा है, फिस्कल डेफिसिट इज ऑफ बोरोइंग। जब भारत सरकार कर्जे ले रहा है तब उन कर्जों से हम चाहेंगे, अच्छा ये होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरेट करें। अगर भारत सरकार 500 रुपए कर्जे में ले रही है तो 500 रुपए से उन्होंने रास्ते बनाने चाहिए, ब्रिजेस बनाने चाहिए, R&D इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। लेकिन अगर 500 रुपए से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट बनाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट बनाएंगे क्या, तो नहीं बना सकते रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट। इसलिए ये जो 500 रुपए बोरो किए ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च हो रहे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च हो रहे, ये देखना जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि भारत सरकार जो कर्जे ले रही है उनसे क्या कर रही है। तो उसके लिए हम प्राइमरी डेफिसिट निकालते हैं। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या है, तो प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये होता है आपका, हाँ, प्राइमरी डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट मान लो कि इंडिया का फिस्कल डेफिसिट है 20,000, ठीक है, और उसके अंदर भारत सरकार इंटरेस्ट पे कर रही है 10,000 के। तो भारत सरकार ने फिस्कल डेफिसिट 20,000 का है ना, तो 20,000 के कर्ज लिए होंगे। अब 20,000 के कर्जों में से भारत आधा पैसा मतलब 10,000 रुपए पुराने कर्जे चुकाने के लिए दे रहा है ना, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए दे रहा है, मतलब पुराने कर्जे चुकाने के लिए, तो बचा 10,000। तो भारत सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर से बस 10,000 रुपए कर रही है, और इंटरेस्ट पेमेंट कहां पे आती है, आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है। जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है इट्स अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि प्राइमरी डेफिसिट ये क्लियर पिक्चर देता है, क्या देता है, कि भारत सरकार एक्चुअली में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, बोरिंग लेके, कर्जे लेके, या फिर कर्जे लेके पुराने कर्जे चुका रहा है ना। अगर भारत सरकार पुराने कर्जे चुकाने के लिए नए कर्जे ले रहा है मतलब डेट ट्रैप में फंस गया है, और उससे देश की ग्रोथ कम हो रहेगी। भारत सरकार को कर्जा लेना चाहिए नए एसेट जनरेट करने के लिए। जैसे मान लो भारत सरकार को मेट्रो बनानी है, पैसा नहीं है तो कर्जा लेके मेट्रो बनाए, क्योंकि मेट्रो एक एसेट है, उससे बिजनेस जनरेशन बढ़ेंगे, उससे इकोनॉमी और ग्रो करेगी। लेकिन भारत सरकार को पुराने कर्जे चुकाने के लिए नए कर्जे नहीं लेने चाहिए। प्राइमरी डेफिसिट यही चीज बताता है कि भारत सरकार जो भी कर्जे ले रही है उसमें वो पुराने कर्जे चुकाने के लिए कितना पैसा यूज कर रही है इंटरेस्ट पेमेंट के द्वारा, है ना। तो प्राइमरी डेफिसिट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट जितना ज्यादा मतलब वो फिस्कल डेफिसिट के उतना करीब, दोनों के बीच का गैप कम होगा ना, है ना। इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के बीच का गैप,
ये गैप जितना कम होगा, भारत सरकार उतनी इंटरेस्ट पेमेंट कम कर रहा है ना, मतलब भारत के पास उतना पैसा बोरिंग, सॉरी, पुराने कर्जे के लिए भारत सरकार वो नए कर्जे नहीं ले रही है, उतना पैसा भारत सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा करेगी. दिस इज योर प्राइमरी डेफिसिट. नाउ व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग? मैंने आपको ये चीज समझाई थी प्रीवियस स्लाइड में कि भारत सरकार की ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर, ये क्या है, इनकम, दोनों के बीच में क्या है, डेफिसिट. तो भारत सरकार इस डेफिसिट को फिल करने की कोशिश करेंगे, है ना. अब उस प्रोसेस को कहोगे डेफिसिट फाइनेंसिंग. वो प्रोसेस क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग. अब डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए भारत सरकार कर क्या सकती है, मतलब ये पैसा कहीं से ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा. बेस्ट वे क्या है, बोरो करना. सबसे अच्छा तरीका क्या है, बोरो करना. तो भारत सरकार बोरो करेंगे पब्लिक और फॉरेन गवर्नमेंट दोनों तरीके से, मतलब देश के अंदर से और देश के बाहर से. भारत सरकार दोनों जगह से क्या कर सकती है, यहाँ पे बोरोइंग कर सकती है. आप उसको कहोगे बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक एंड फॉरेन गवर्नमेंट. अब इसके अंदर ये जो फॉरेन गवर्नमेंट की बोरिंग है ना, ये अच्छी मानी जाती है दोनों में से. मतलब भारत सरकार जब देश के अंदर से ही कर्जे मांगेगी और भारत सरकार जब देश के बाहर से कर्जे मांगेगी, दोनों का इंपैक्ट अलग अलग होगा ना गाइस. डेफिनेटली भारत सरकार जब देश के अंदर से लोगों से कर्जे मांगेगी, तब भारत सरकार को कर्जा देने वाली बैंक्स सबसे ज्यादा आगे आएंगी. भारत सरकार क्या करेंगी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करेंगे. जब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेंगे तो उनको खरीदने वाले सबसे पहले बैंक्स होंगे. तो बैंक्स आगे आके गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लेगी. मतलब बैंक्स ने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा और ये पैसा भारत सरकार को दिया इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग, लोन. तो सरकार को पैसा मिल गया, है ना. अब इससे हुआ क्या, इससे बैंक के पास जो पैसा है, लिमिटेड पैसा होता है ना बैंक के पास, वो पैसा बैंक ने सरकार को दे दिया. अब बैंक प्राइवेट लोगों को क्या देगी, हमारे जैसे आपके जैसे लोग जब बैंक में कर्जा मांगने जाएंगे तब बैंक के पास ज्यादा पैसा नहीं रहेगा ना, क्योंकि बैंक के पास जो पैसा था बैंक ने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद के सरकार को दे दिया. अब सारे लोगों को बैंक के द्वारा पैसा नहीं मिलेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इसको कहा जाता है क्राउडिंग आउट. इसको कहा जाता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट. क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, जब भारत सरकार बैंकों से कर्जे लेगी तब बैंकों के पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं रहेगा. उसके कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिया से भाग जाएगी, जो भी बिजनेसेस है ना वो भाग जाएंगे. एंड दिस इज नोन एज क्राउडिंग आउट इफेक्ट. तो भारत सरकार जब पब्लिक मतलब देश के अंदर से कर्ज लेंगी तब इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम होने के खतरे हैं. सरकार के पास पैसा आएगा, सरकार के खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन प्राइवेट खर्चे कम हो जाएंगे. लेकिन उसी समय में अगर भारत सरकार फॉरेन से पैसा लेंगी तो इंडिया में क्राउडिंग आउट नहीं होगा, क्योंकि बैंकों के पास तो पैसा वैसे ही रहेगा. उल्टा देश के बाहर से पैसा आएगा, मतलब इंडिया में मनी सप्लाई बढ़ेगा. इंडिया में क्या बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा. अब हम सबको पता है मनी सप्लाई बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन को न्योता देना है. इट विल अट्रैक्ट इन्फ्लेशन. ये इन्फ्लेशन को अट्रैक्ट करेगा. नाउ देयर इज अनदर प्रॉब्लम. तो जब फॉरेन कंट्री से, फॉरेन गवर्नमेंट से भारत सरकार कर्जे मांगेगी तब वो भारत में मनी सप्लाई बढ़ा देगा और उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा. लेकिन ये चीज चलेगी, क्योंकि जब भारत सरकार फॉरेन गवर्नमेंट से पैसे उधार ले रहा है तब इंडिया में फॉरेन करेंसी आ रही है. इंडिया में क्या आ रही है, फॉरेन करेंसी. एंड दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया. अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की मुहिम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन फॉरेन गवर्नमेंट के एड को मना नहीं करेंगे. तो एक तरीका, सबसे कारगर तरीका क्या है, बोरोइंग. बोरोइंग सरकार से भी होगी, मतलब सॉरी, बोरोइंग पब्लिक से भी होगी और फॉरेन सरकार से भी होगी. सेकेंड इज विड्रॉइंग कैश बैलेंस हेल्ड विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो भारत सरकार के पास जो भी डिपॉजिट्स होंगे आरबीआई में रखे हुए, भारत सरकार वो सारे डिपॉजिट विड्रॉ कर देगा, तो इससे मनी सप्लाई बढ़ेगा. अनदर,
बोरोइंग फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो भारत सरकार यहाँ से आरबीआई से कर्ज भी तो ले सकती है ना। हाँ, ये भी एक तरीका है। जैसे वेज एंड मीन्स एडवांसेस, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। व्हाट इज वेज एंड मीन्स एडवांसेस? जब भारत सरकार आरबीआई से शॉर्ट टर्म का लोन लेंगे, शॉर्ट टर्म लोन ऑन रेपो रेट, कैसे होगा ये? रेपो के आधार पर। तब आप कहोगे कि भारत सरकार ने आरबीआई से कर्जा लिया है अंडर वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस, इट्स अ मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय आरबीआई through which government of India can borrow from RBI for a short duration up to 3 months। short duration मतलब कितना होता है? up to 3 months। तो वो बनेगा आपका वेज एंड मीन्स एडवांसेस। और यहाँ पे कर्जा लिया जा रहा है ना सरकार के द्वारा, तो इंटरेस्ट जो देंगे तो वो रेपो रेट होगा वहां पे। ये तरीके हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के। सो आरबीआई से कर्जा लेना, पब्लिक से कर्जा लेना, या फिर बाहर की कंट्री से कर्जा लेना, ये तरीके डेफिसिट फाइनेंसिंग के। इसके अलावा और एक तरीका है, वो तरीका क्या है? जो सबसे बुरा है, लेकिन वो एक तरीका है। तो वो बुरा तरीका क्या है? प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। प्रिंटिंग। तो भारत सरकार क्या कर देगी? सीधे आरबीआई के द्वारा पैसा प्रिंट करवाएंगे। मनी, ऐसा तो पैसा है ना। अगर ये पैसा मैं कर्जे में लाऊं, या फिर सरकार ने वो पैसा प्रिंट कर दिया, फिर भी बात तो एक ही है। लेकिन प्रिंटिंग ऑफ करेंसी से क्या हो जाएगा? भारत के अंदर इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये जो इन्फ्लेशन होगा ना, ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, भयंकर ज्यादा अमाउंट में रहेगा। अब इतने ज्यादा अमाउंट के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना सरकार के लिए भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए भारत सरकार प्रिंटिंग ऑफ करेंसी को नहीं अडॉप्ट करता है। 90s के दौरान भारत सरकार प्रिंटिंग ऑफ करेंसी के द्वारा डेफिसिट फाइनेंसिंग करवाते थे, लेकिन ये समझ में आया कि इससे इंडिया का नुकसान ज्यादा हो रहा है, इसलिए भारत सरकार ने उसके बाद करेंसी प्रिंटिंग को बंद कर दिया वहां पे। मतलब अभी भी कर सकती है, लेकिन अभी के लिए यूज नहीं करती वो मैकेनिज्म। ओके, सो गवर्नमेंट ऑर्डिनरली प्रेफर टू बोरो आइदर फ्रॉम सिटीजन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग कैश बैलेंस विद आरबीआई एंड बोरोइंग फ्रॉम इट। क्योंकि लास्ट के जो तरीके, उससे मनी सप्लाई बढ़ जा रहा है। और ये जो चौथा तरीका है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, इससे भी क्या बढ़ेगा? मनी सप्लाई, और वो भयंकर ज्यादा होगा। इसलिए भारत सरकार मनी सप्लाई भी नहीं, करेंसी प्रिंट भी नहीं करेंगे। इसलिए हम देख रहे हैं कि भारत सरकार बोरिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। दैट्स व्हाई हमने कहा कि जितना ज्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग होगा, उतनी ज्यादा भारत सरकार की लायबिलिटी बढ़ेगी। मतलब भारत सरकार उतने ज्यादा कर्जे लेगा। ओके, तो ये होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब ये डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंदर भारत सरकार जितने चाहे उतना डेफिसिट जनरेट कर सकती है क्या? तो नहीं। देयर इज अ एक्ट नोन एज एफआरबीएम एक्ट, उसका फुल फॉर्म है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। एफआरबीएम एक्ट, ये वो एक्ट है जिसने सरकार के, मतलब गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट के ऊपर लिमिट लगा दी। क्योंकि जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट उतनी ज्यादा बोरोइंग, जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट उतनी ज्यादा बोरिंग, जितनी ज्यादा बोरिंग उतनी लायबिलिटी ज्यादा, और उससे ग्रोथ कम हो जाएगी ना, उससे ग्रोथ कम हो जाएगी। तो भारत सरकार को इस फिस्कल डेफिसिट के ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी है। अब कोई भी सरकार है खुद से ये चीज नहीं कर सकती वहां पे, तो पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून बनाया गया, और उस कानून के तहत लिमिट लगाएगी कि भारत सरकार हर साल फिस्कल डेफिसिट के ऊपर क्या एक लगाम लगाएगी। और वो लिमिट कितनी लगाई? 3% ऑफ जीडीपी। कि हर साल भारत सरकार अगर फिस्कल डेफिसिट जनरेट कर रही है, तो फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 3%, मैक्सिमम 3% होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो 3% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट अलाउ नहीं किया था।
इसके लिए टारगेट ईयर रखा गया था 2008, 2008 2008 तक भारत सरकार को 3% करना था, लेकिन नहीं कर पाई। तो समय के साथ इसको एक्सटेंशन मिलते गया, मतलब इन चीज को बढ़ाते गए कि 2008 नहीं, चलो 2012 में, 2012 नहीं तो 2023 में, तो ये एक्सटेंशन देते गए। अभी के लिए एफआरबीएम एक्ट में एनकेसिंग कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के आधार पे ये डिसाइड किया कि भारत का टोटल फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए, 2.5% ऑफ जीडीपी बाय 2023। लेकिन ये भी टारगेट अचीव नहीं हुआ है। तो भारत सरकार जो है ना, फिस्कल एफआरबीएम एक्ट जो है ना, एफआरबीएम एक्ट, इसको ज्यादा सीरियसली ले नहीं रही है, इसलिए इसके टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुए, एंड दैट्स द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म विद दिस एक्ट। तो अभी चर्चा ये हो रही कि इस एक्ट को रिप्लेस करने की जरूरत है, इस एक्ट को रिप्लेस करना चाहिए, है ना, अभी चर्चा ये हो रही है। तो पॉइंट इज दैट कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिमिटेशन लगाए गए हैं कि वो फिस्कल डेफिसिट को लिमिट करे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। इसके अलावा और क्या चीज है, तो डेट टू जीडीपी रेशियो 40% होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, 20% होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब कुल मिला के 60%। उसमें 40 सेंट्रल का और 20 राज्य का, है ना। ये डेट टू जीडीपी है, मतलब भारत सरकार का टोटल डेट 60% होना चाहिए, 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी के लिए वो कितना, 80% से ज्यादा है। फिस्कल डेफिसिट अभी के लिए कितना है, 6.5% के अराउंड है। तो मतलब हमको चाहिए 2.5% का फिस्कल डेफिसिट और है 6.5% का। हमको चाहिए 80% का डेट टू जीडीपी, सॉरी, हमको चाहिए 60% डेट टू जीडीपी रेशो, वो है 80% का। सो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस एफआरबीएम एक्ट, कि इनके रिकमेंडेशंस को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, इसलिए इस एफआरबीएम एक्ट को बदलने की कोशिश की जा रही है। वहां पे देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन बाय द इनकेसिंग कमिटी दैट एफआरबीएम एक्ट शुड बी रिप्लेस्ड विद द मोर एफिशिएंट एक्ट। अभी तक आया नहीं है, अब देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है क्या। सो दिस इज योर बजटरी, सॉरी, फिस्कल डिसिप्लिन। ये चीज क्या है आपकी, फिस्कल डिसिप्लिन। ओके, वही चीज है यहाँ पे एफआरबीएम एक्ट, उसी के बारे में मैंने बात बताई। रेवेन्यू डेफिसिट, हाँ, ये इसके अंदर और एक टारगेट है। रेवेन्यू डेफिसिट कितना होना चाहिए, 0.8% ऑफ जीडीपी, मतलब फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए 2.5%, रेवेन्यू डेफिसिट होना चाहिए 0.8% ऑफ जीडीपी, एंड डेट टू जीडीपी रेशो कितना होना चाहिए, 60%। ये नए रिकमेंडेशन है एफआरबीएम एक्ट में, लेकिन इसमें से कोई भी चीज अचीव नहीं हो रही है। हमारे पास अभी रेवेन्यू डेफिसिट लगभग 2% है, फिस्कल डेफिसिट 6.5% है, डेट टू जीडीपी 80% है ना। सो दिस द रिकमेंडेशन एंड दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो। ये प्रेजेंट सिनेरियो है और ये रिकमेंडेशन है। आप गैप देख सकते हो कितना ज्यादा है। ओके, सो दिस इज योर फिस्कल कंसोलिडेशन। न्यू नीड फॉर द न्यू एक्ट, नए एक्ट की जरूरत क्यों है, तो अभी हमने डिस्कस की। सो गाइस, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर बजट क्या होता है। थैंक यू।